टू द शिक्षा फॉर नौकरी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूटेट के लिए पेपर 2। यहाँ पर हम यूटेट प्रीवियस ईयर का पेपर ले रहे हैं, 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग पेपर 2 के लिए डिस्कस करेंगे मैथ साइंस। पेपर 2 के लिए आज का जो सेशन डेडिकेट है वो साइंस के लिए है और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस अगर आपने सेशंस नहीं देखे हैं यूटेट के तो लिंक आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा, जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस किए हैं, आने वाले यूटेट 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जरूर देखें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन को, और ये सेशन जो है 30 क्वेश्चंस का रहेगा, तो मिस ना करें पेपर को, बिल्कुल सेशन को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आ जाए, सेशन पसंद आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंस के लिए क्वेश्चन डील कर रहे हैं। क्वेश्चन 121 क्या होता है? फर्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन, वर्किंग आउट हाइपोथेसिस, इन्फ्रेंसेस एंड जनरलाइजेशन, या फिर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। कि निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कहलाता है? प्रयोग, परिकल्पनाओं का निर्माण, अनुमानिक एवं समानीकरण, या फिर समस्या की पहचान करना। तो देखिए राइट आंसर है वैज्ञानिक विधि के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि साइंटिफिक मेथड की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन रहेगा हमारे पास डी की समस्या की पहचान करना, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, यानी कि पहले समस्या को पहचाने की समस्या क्या है, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे उस पर वर्क करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 ऑन बीइंग बर्न्ड वुड प्रोड्यूसेस, यानी कि जलने पर लकड़ी का उत्पाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और थर्ड दिया है यहाँ पर नाइट्रोजन, N2 दी गई है। तो आपको इन तीनों में से बताने कि जब लकड़ी जलती है तो उसमें से क्या चीज रिलीज होती है? ऑप्शन ए, या फिर ओनली ऑप्शन सेकंड, या ओनली थर्ड, या फिर बोथ फर्स्ट या फिर सेकंड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर दोनों की बात की जा रही है ऑन बीइंग बर्न्ड, यानी कि जब वुड जो है जलेगी तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी? तो देखिए जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों की दोनों चीजें निकलेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और वाटर वेपर भी निकलती है। लकड़ी के जलने से वाष्प भी निकलती है। वाष्प क्यों निकलती है भाई? वाष्प इसलिए निकलेगी क्योंकि जो वुड होती है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि पानी की मात्रा मौजूद होती है लकड़ी के अंदर, मॉइस्चर कंटेन करती है। तो मॉइस्चर जब रिमूव होगा जलने पर तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में रिलीज होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, यानी कि 123 को डिस्कस करते हैं। विच केमिकल इज यूज्ड टू टेस्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन फाउंड फूड मटेरियल्स, खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन की जांच करने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है जिससे कि पता चलता है कि फूड में क्या चीज उपस्थित है? प्रोटीन। सोडियम बाइकार्बोनेट है ये, सोडियम कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, या फिर कॉपर सल्फेट। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर बी, ये होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट या फिर कास्टिक सोडा, जिससे हमें पता चलता है कि खाने में जो है प्रोटीन की मात्रा मौजूद है, फूड मटेरियल्स में प्रोटीन जो है अवेलेबल है। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3 इसको हम बोलते हैं। बेकिंग सोडा इसका दूसरा नाम है। ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, इसलिए इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं भाई सोडा ऐश, इसको हम सोडा ऐश या फिर वॉशिंग सोडा भी इसको साधारण भाषा में हम जानते हैं, वॉशिंग सोडा। और इसके बाद आता है हमारा कॉपर सल्फेट, जिसको हम क्यूप्रिक सल्फेट भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, इसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं क्यूप्रिक सल्फेट। ओके, तो ये नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका दूसरा नाम है, तो ये हम बोलते हैं इसको NaOH, कास्टिक सोडा को। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 124, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? जो उत्पाद नहीं है वो पहचानना है आपको। CNG, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन, या फिर केरोसिन ऑयल। तो देखिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास 124 का ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन ऑयल नहीं, CNG। बिल्कुल सही बात है भाई, डी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा CNG। ठीक है, जो पेट्रोलियम के उत्पाद से प्रोड्यूस नहीं होती है तो वो है कॉम्प्रेस, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेस नेचुरल
प्राकृतिक गैस, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, क्या पेट्रोलियम का बायो प्रोडक्ट नहीं है। पैराफिन वैक्स भी हमें मिलता है, बिटुमिन भी मिलता है और केरोसिन ऑयल भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 124। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखते हैं 125। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मिक्सेस इज कैरीड बाय डीप सी डाइविंग फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ ये कट चुका है। जो डीप सी डाइविंग होती है उसमें रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस को कैरी किया जाता है। श्वसन लेने के लिए समुद्री गोताखोर निम्न में से कौन सी गैस का मिश्रण का प्रयोग में लाते हैं। एयर का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन या फिर हीलियम। आंसर करें 125 के लिए, तो देखिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का। अब देखो भाई, दोनों गैस यानी कि O2 और हीलियम He, इन दोनों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है गोताखोर द्वारा जब समुद्र में उतरते हैं। तो देखिए श्वसन के लिए जो आवश्यक गैस है वो हमारे पास ऑक्सीजन है, पता है आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और हीलियम गैस क्यों कैरी करते हैं, क्योंकि हीलियम गैस लाइट होती है, लाइट इन वेट, हल्की होती है। सबसे लाइटेस्ट जो गैस होती है वो भैया हीलियम ही होती है, तो इसलिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई बात। लाइटेस्ट गैस है, ऑर्डरलेस है, ऑर्डर यानी कि गंधहीन है, स्वादहीन है ना, टेस्टलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 126 है पेडागोजी का, साइंस पेडागोजी का। निम्न में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। ऑप्शन ए बोलता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बी सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, या डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 126 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए सबसे ज्यादा जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, बीमारियों का जो प्रमुख कारण बनते हैं, विलंबित सूक्ष्म कण यानी कि सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स। एयर में जो है जितने भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, सूक्ष्म कण जो मौजूद होते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, बहुत हानिकारक पॉल्यूटेंट के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आएगा यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 126। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है नेक्स्ट 127। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बी स्लोवेस्ट। यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस किस प्रक्रिया में सबसे धीमा हो जाएगा। ऑप्शन ए सरफेस एरिया इंक्रीजेस बट टेम्परेचर डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस बट टेम्परेचर इंक्रीजेस, बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो 127 के लिए राइट आंसर है कि भाई सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो जाएगी। बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। भाई सरफेस एरिया यानी कि जो सतह होती है वो अगर छोटी हो जाएगी यानी कि एरिया हमारा स्मॉल हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात है जब टेम्परेचर लो हो जाएगा, भाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी इवेपोरेशन की प्रक्रिया यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और एरिया जितना ज्यादा होगा तो इतनी ही ज्यादा आपकी इवेपोरेशन होगा, और एरिया जितना कम होगा उतने ही आपकी इवेपोरेशन रेट कम होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन और भी स्लो हो जाएगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया और भी स्लो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। सही कथन को चुनना है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सम मेटल्स आर डक्टाइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में भी पूछा गया है और यूपीटेट 2000, यूटेट उत्तराखंड टेट 2019 में पेपर 2 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसमें से आपको सही स्टेटमेंट पिक करना है, तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट थर्ड इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर फॉल्स। क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पर, जो स्टेटमेंट थर्ड है वो बिल्कुल सही है। थर्ड क्या बोल रहे हैं, थर्ड बोला है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और बट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट कैसे हैं, फॉल्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, जी नहीं। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जी नहीं। सम मेटल्स नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जी नहीं। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर 1 to 8 के लिए, और फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 1 to 9। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 को डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन इज, आपको बताना है मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये होती है हमारे पास 12 पेयर्स, 12 पेयर्स होते हैं भैया पसलियों के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हु सिंथेसाइज द फर्स्ट आर्टिफिशियल, प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया। हु सिंथेसाइज द फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन,
राइट आंसर हमें डिस्कस करना है। मेंडल है ये, वॉटसन या क्रेक है, मॉर्गन है, या फिर हरगोविंद खुराना है। तो 130 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये डिस्कवर किया था, ये संश्लेषण जो इसने दिया था हरगोविंद खुराना जी ने बताया था। प्रथम कृत्रिम जीन मानव द्वारा निर्मित है ना, फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन फंगी इज, कवकों में संचित खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज। तो राइट आंसर है यहाँ पर देखिए स्टोर्ड फूड इन मटेरियल इन फंगी, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर है। तो ग्लाइकोजन क्या है भाई? टाइप ऑफ ग्लूकोज का ही एक फॉर्म होती है जिसमें जो है स्टोर्ड कर दिया जाता है। किस चीज को? कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर्ड कर दिया जाता है ना। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ग्लाइकोजन क्या है? इट इज नोन एज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, फॉर्म ऑफ एनर्जी है और किस चीज में मौजूदगी होती है इनकी? एनिमल्स में है ना, फंगी में जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसके अलावा बैक्टीरिया में भी ये देखने के लिए मिलता है ग्लाइकोजन। तो कवक की बात की गई थी, तो ग्लाइकोजन कवकों में पाया जाता है, यानी कि फंगी में पाया जाता है, एनिमल्स में और बैक्टीरिया में। तो ये भी चीज ध्यान रखें। अब बात करें अगर हम स्टार्च की, तो स्टार्च क्या है? ये क्या है? कॉमन, बहुत ही एक कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है एक तरीके से, और जो ह्यूमन डाइट में मौजूद होता है, ह्यूमन डाइट में इसका प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जैसे कि पोटैटो में है ना, पोटैटो में बहुत स्टार्च होता है, राइस में यानी कि चावलों में, व्हीट में, मेज में, इन सब में क्या भाई? स्टार्च की भरपूर मात्रा पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज क्या है? सुक्रोज को फर्दर डिवाइड करेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ शुगर, और ये फर्दर डिवाइडेड इनटू सुक्रोज ग्लूकोज में डिवाइड होती है और आगे फ्रक्टोज में डिवाइड होती है ना। तो ग्लूकोज का जो सूत्र बनता है हमारे पास वो क्या है? C6H12O6। और अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज का जो रासायनिक सूत्र बनेगा ये बनेगा C12H22O11। दोनों में डिफरेंस है भाई 6 का, कि भाई जो ग्लूकोज होता है, देखो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास C6H12O6। और अगर सुक्रोज की हम बात करें, फ्रक्टोज की अगर हम बात करें, तो फ्रक्टोज जो है बनाता है C12H22O11। क्लियर हुई बात? ये हो गया सुक्रोज का, फ्रक्टोज नहीं, सुक्रोज का ही हो गया ये। ओके, तो ये दो फॉर्म हो गई हैं हमारे पास। और देखिए जो हमें ग्लूकोज है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया से मिलता है। बहुत अच्छे से आप सभी नोन है कि जब प्लांट अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो तब हमारे पास क्या मिलता है? ग्लूकोज बनता है, जैसे जिसकी जो केमिकल रिएक्शन है 6CO2 प्लस 12H2O है ना। क्या बनेगा हमारे पास? C6H12O6 प्लस 6H2O, वाटर रिलीज होगा प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, वाटर वेपर रिलीज होती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O जब हम क्रिया करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में आपका ये रिलीज होता है पूरा प्रोसेस। तो ये राइट आंसर रहा है ऑप्शन नंबर ए। पूरी कहानी मैंने समझा दी है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है नाइट्रोसोमोनास, बी बोलता है राइजोबियम, सी एजोटोबैक्टर, या डी बेसिलस। तो राइट आंसर है यहाँ पर 132 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एजोटोबैक्टर जो होता है ये मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होता है, नाइट्रोसोमनास जो होता है ये क्या करता है, NH3 को, अमोनिया जो होती है, अमोनिया जो होती है इसको नाइट्रेट में बदलने का काम करता है, NO2 में बदलने का काम करता है, और फिर बाद में ये NO2 किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? NO2 कन्वर्ट हो जाता है NO3 में, ये बन जाता है NiTrAT नाइट्रेट, और यह होता है NO2 होता है नाइट्राइट। ठीक है, ये नाइट्राइट है NO2, अमोनिया पहले NO2 में कन्वर्ट होती है, किस कौन सी बैक्टीरिया की वजह से? नाइट्रोसोमोनास की वजह से जो है ये कन्वर्ट होती है। फिर NO2 जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, यानी कि अमोनिफिकेशन जो होता है NO3 में जाकर कन्वर्ट हो जाता है ये। और ये किसकी वजह से होता है? नाइट्रोबैक्टर की वजह से होता है, नाइट्रोबैक्टर की वजह से। ऑप्शन नंबर सी जो रहा। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। एडिबल पार्ट ऑफ लीची फ्रूट इज, क्वेश्चन नंबर 133 डिस्कस कर रहे हैं भाई। लीची फल के खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल,
यानी कि जिसको मेसोकार्प बोलते हैं, बी एंडोकार्प बोलते हैं, या फिर एपिकार्प, और डी बोलते हैं हम एरिल। तो देखिए जो लीची का खाने योग्य फूड है उसको हम बोलते हैं, पार्ट जो होता है उसको एरिल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी एरिल कहलाता है। और अगर हम बात कर लें कि ये जो मेसोकार्प है और एंडोकार्प की अगर हम बात करें, तो देखिए जो मेसोकार्प है फर्स्ट वाला, ये पपाया जो होता है हमारे पास, पपाया का हम कौन सा भाग खाते हैं, मेसोकार्प खाते हैं। और बात करें अगर एंडोकार्प की, तो एंडोकार्प में हम बनाना को भी शामिल करते हैं। जो केला होता है बनाना, उसका हम एंडोकार्प खाते हैं। मेसोकार्प यानी कि पपाया, एरल यानी कि जो लीची का जो खाने योग्य पार्ट होता है वो एरल कहलाता है। ओके। और एक और रह गया है हमारे पास जो कोकोनट होता है, ये भी कई बार पूछा गया है कि कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, तो इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। तो 134 है, इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, कि जो शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 134। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल। एड्रिनल जो ग्रंथि है आपातकालीन, ये बहुत तेजी के साथ में काम करती है, मस्तिष्क को मैसेज भेजने के काम करती है, इसीलिए इसको आपातकालीन ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 135 का अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी अगर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखते हैं, रेड एल्गी से, ग्रीन एल्गी से, ब्राउन एल्गी से, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी से। तो देखिए अगर क्या है ये होता है भाई दो कंपोनेंट्स को मिलाकर, जो टू कंपोनेंट्स जो मिलकर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एक जेली फॉर्म में एक सब्सटेंस बनता है जेली फॉर्म में, जिसमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं आपस में, है ना, तब ये फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं अगर अगर। क्लियर होगी बात। और ये कौन सी एल्गी में मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर ए, ये लाल रंग के शैवाल में मौजूद होता है, यानी कि रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर 135। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में शामिल होता है भाई, क्लोरोफिल में क्या चीज मौजूद होती है, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर स्ट्रोडियम। तो राइट आंसर है 136 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 136 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यार, यहाँ पर बी और सी में कंफ्यूजन है कि कैल्शियम भी इसका राइट आंसर हो सकता है और राइट आंसर ऑप्शन सी भी हो सकता है मैग्नीशियम, तो दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। कमेंट डाउन कर दूंगा, पिन अप कर दूंगा मैं ये 136 को। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। ए बॉल ऑफ डॉफ इज rolled into a chapati, name the force exerted change the shape of the dot, यानी कि गुथे हुए आटे की किसी लोई को बेलकार समतल चपाती के रूप में दिया जाता है, उस बल का नाम बताइए जिसको लगाने से लोई की आकृति बदल जाती है, कौन सा वह बल होता है। क्वेश्चन नंबर 137 का, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंटीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, इलास्टिक, या फिर मस्कुलर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजीली आंसर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। कि भाई जो हम रोटी बनाते हैं तो उसमें जो लोई होती है आटे की, पहले जो शॉर्ट फॉर्म होता है सर्कुलर, अब उसको बड़े फॉर्म में ले जाने के लिए हम कौन सा फोर्स का इस्तेमाल करते हैं भाई, पेशीय बल होता है, मस्कुलर फोर्स। आपको पता है कि भाई सेंटीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, ये लगता है भाई जब टर्निंग रेडियस पर लगता है, जब कोई व्हीकल जो है किसी भी सर्कुलर पाथ से, है ना, किसी भी टर्न से ओवरटर्न कर रहा होता है, तो वहां अभिकेंद्रण बल यानी कि अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रण, यानी कि केंद्र की तरफ लगने वाला बल अभिकेंद्रण बल कहलाता है। अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि जब किसी बॉडी पर बाहर की तरफ मुड़ते हुए जो बल लगता है तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इलास्टिक फोर्स आप लोग जानते हैं, या पेशीय बल यानी कि मस्कुलर जो मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 137। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 138। वी कैन सी अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन द लाइट, हम किसी अदीप वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश क्या होगा, इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द आई। बी बोलता है इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड अवर आई। सी बोलता है कंप्लीटली पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। डी बोलता है गेट्स कंप्लीटेड एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 138 के लिए ऑप्शन नंबर बी, इट इज रिफ्लेक्टेड
फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड आवर आई, यानी कि उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। जब प्रकाश जो है ऑब्जेक्ट पर पड़कर रिफ्लेक्ट होगा हमारी आंखों की तरफ, तभी हमें क्या दिखाई देगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, अद्वीप वस्तु देख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, द अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉक वेव बिगन्स। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? अल्ट्रासाउंड होता है, ये इंफ्रासाउंड होता है, ऑडिबल साउंड होता है, या नन ऑफ दीज इनमें से? तो राइट आंसर रहेगा 139 का इंफ्रासाउंड इसको बोला जाता है भाई, अवश्रव्य ध्वनि। अब इंफ्रासाउंड क्या होती है भाई? ये देखो, ये इंफ्रासाउंड होती है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है। तो भूकंप से पहले जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है इंफ्रासाउंड, वेरी लो फ्रीक्वेंसी साउंड, और इनकी रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेस इसकी रेंज होती है। ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रासाउंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पहुंच गए हम क्वेश्चन 140 पे। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय दी, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण किस चीज से होता है? ऑप्शन देखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो देखिए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन नंबर ए, आयाम पर, यानी कि कंपन के आयाम द्वारा ध्वनि की प्रबलता को निर्धारण होती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 140। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 141, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या चीज प्राप्त होती है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, या फिर स्पीड? तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये हमें मिलेगा त्वरण। ए इज इक्वल टू वेग अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, या ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी, ऐसे भी मान सकते हैं आप कि ग्राफ जो बनेगा हमारे पास किसके बीच में, यहाँ हो गई वेलोसिटी और इधर हो गया हमारे पास टाइम। तो ये जो ग्राफ निकल के आएगा ये किसको प्रदर्शित करेगा भाई? ये प्रदर्शित करेगा आपका एक्सेलरेशन को, त्वरण को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों में, तो क्या होगा? हैव सेम वेलोसिटी एट द सेम इंस्टेंट, हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, एक्सपीरियंस फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, या अंडरगो चेंज इन देयर इनर्शिया। तो क्या रहेगा 142 के लिए आंसर? ये होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, के वेग के किसी भी क्षण के समान होगा, यानी कि हैव द सेम वेलोसिटी एट द सेम इंस्टेंट, किसी भी वेग के क्षण के समान होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 142। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेक द ऑब्जेक्ट अपीयर शाइनिंग, विद्युत लेपन द्वारा वस्तु को चमकदार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? लोहे का, तांबे का, क्रोमियम का, या फिर एल्यूमिनियम का? तो देखिए राइट आंसर रहेगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, भाई इसके लिए हमारे पास यूज किया जाता है क्रोमियम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस धातु का यूज होता है वो धातु होती है हमारे पास क्रोमियम। 143 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 144, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वोल्टेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टेज को निरूपित करता है? इनमें से आपको करेक्ट फॉर्मूले बताना है ए बी सी डी में कि कौन सा वोल्टेज को डिफाइन करेगा। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम। किस चीज को बताएगा? वोल्टेज को बताएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, किया गया कार्य डिवाइडेड बाय विद्युत धारा गुणा समय। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर 144। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 145 की ओर। क्वेश्चन 145 बोलता है भाई, पेडागोजी का क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें पहचानना है फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फील्ड, कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं फील्ड की उसमें से जो गलत कथन है वो पहचानना है। ऑप्शन ए कहता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड फील्ड एट द पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर कर्व्स। सी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। सी, relative strength of magnetic field is shown by the degree of the closeness of the field lines। तो इनमें से इनकरेक्ट आपको पहचानना है अबाउट जो चुंबकीय जो धाराएं होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 145 के लिए आंसर कर रहे हैं। तो जो गलत है दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हैं तो वह शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करेंगी, ऐसा नहीं होता है। तो स्टेटमेंट नंबर जो सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 146, a science teacher has to teach different types of forces in his class, the most suitable method to teach the topic। भाई एक साइंस का टीचर है, उसे अपनी क्लास में विभिन्न प्रकार के बलों को सिखाना है। इस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? व्याख्यान विधि द्वारा,
मूल्यांकन दृष्टिकोण विधि, प्रयोगशाला विधि या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो देखिए सबसे बेहतर तरीका इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगशाला विधि। डिमॉन्स्ट्रेशन प्रयोगशाला विधि यानी कि लेबोरेटरी मेथड, है ना, लेबोरेटरी मेथड का आप प्रयोग करें तो ये बेस्ट मेथड रहेगा। 146 के लिए हम आंसर कर रहे हैं। लेबोरेटरी मेथड नहीं यार, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ये डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करके, प्रयोग करके नहीं, प्रदर्शन करके बच्चों को दिखाएं कि आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, है ना। तो फोर्सेस का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो आप बच्चे को प्रदर्शित करके दिखाइए। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बच्चे को बताइए, तो उसके लिए एक एग्जांपल लीजिए, और या फिर एक एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं कि ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सी नहीं होगा, डी राइट आंसर होगा 146 के लिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 147 के साथ। अ साइंस टीचर वांट्स टू टीच ए टॉपिक बायोडाइवर्सिटी टू द स्टूडेंट, द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग शी अडॉप्ट। भाई बायोडाइवर्सिटी पढ़ानी है आपको तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करके, टीच बाय शोइंग पिक्चर्स, टेकिंग स्टूडेंट टू नियर बाय पार्क, या सजेस्ट टू रीड देम बाय ओन एज इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन है, इजीली आप लोग आंसर कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन का, और स्कोरिंग मार्क्स होते हैं ये। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भाई देखो साइंस पढ़ानी है हमें, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो छात्रों को पास के पार्क में लेके जाएं। बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है आपकी, जैव विविधता की, तो पार्क में लेके जाएं, तस्वीरें लेकर वनस्पति और जीवों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए गए। इससे बच्चा जो है स्वयं द्वारा सीखेगा, एक्टिविटी के द्वारा सीखेगा, और बाहर के एटमॉस्फेयर से भी नई नई चीजों को अवलोकन करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट suited to the development of scientific skill in student। क्वेश्चन 48 को डिस्कस कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। ऑप्शन ए, प्रयोगशाला का काम करना, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, या विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। तो राइट आंसर रहेगा 148 के लिए सबसे सही जो है ऑप्शन नंबर ए, परफॉर्मिंग ए लैबोरेटरी वर्क is most suited to the development of scientific skills in student। जी हाँ, 148 के लिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगशाला का काम करना, क्योंकि साइंटिफिक वैज्ञानिक कौशल जो है आप लेबोरेटरी में ही सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस इज दैट। विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति का मुख्य सीमा इनमें से क्या हो सकती है, विभिन्न विषयों में अवधारणाओं का एकीकरण प्राप्त कर सकें, छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, ज्ञान अनुक्रमिक तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता, नॉलेज इज नॉट एक्वायर्ड इन सिक्वेंशियल मैनर। तो 149 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द मेन लिमिटेशंस पूछी गई थी, सीमा क्या हो सकती है लिमिटेशन प्रोजेक्ट मेथड की, परियोजना विधि की। तो छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना, स्टूडेंट हैव टू परफॉर्म द एक्सेसिव मेंटल एंड फिजिकल वर्क, तो ये लिमिटेशन है इसकी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर 149। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 150। अ साइंस टीचर इज इंटरेस्टेड टू फोकस मोर ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रोसेस स्किल्स बाय लर्नर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी परफॉर्म्ड बाय his or her to acquire the objective। क्या हो सकता है भाई, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, असाइनमेंट कम क्वेश्चन मेथड, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, या प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड। छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने के लिए विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा, यानी कि स्किल्स डेवलपमेंट करना चाह रहा है टीचर अंकों की बजाय। तो इनमें 150 के लिए राइट आंसर क्या होगा भाई, प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला, प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोजेक्ट विधि और प्रयोगशाला विधि का इस्तेमाल करें, जिससे बच्चों में स्किल्स डेवलपमेंट होगा। मार्क्स नहीं, स्किल को इंड्यूस करना चाह रहा है टीचर, है ना। व्याख्यान विधि से ये पॉसिबल नहीं है, असाइनमेंट से भी नहीं है, और व्याख्या और डिस्कशन मेथड से भी नहीं है, परिचर्चा। आपको स्किल्स के लिए प्रोजेक्ट मेथड देना पड़ेगा बच्चे को, और लेबोरेटरी मेथड का इस्तेमाल कराना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का सेशन जो था यूटेट पेपर 2 साइंस के लिए हमने डिस्कस किया है। यूटेट पेपर 2 साइंस 2019 का पेपर को हमने डिस्कस किया। भाई सेशन पसंद आ गया हो साइंस के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके के सेशन ज्वाइन करने के लिए यूटेट 2020 प्रिपरेशन के लिए। दिस वॉज अभिषेक त्यागी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।